गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एसएसटी हिंदी। हिस्ट्री या इतिहास। लेसन नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्र के बारे में या राष्ट्रवाद के बारे में सबसे पहले थोड़ी जानकारी होना चाहिए। राष्ट्रवाद की भावना क्या होती है? देखो, अपने देश के प्रति लगाओ झुकाओ, अपने कर्तव्यों का पालन करना ही या श्रद्धा भक्ति रखना ही देश के लिए राष्ट्रवाद कहलाता है। अब हमारे पास आता है नेशन स्टेट्स। दूसरा शब्द आता है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट मतलब राष्ट्र राज्य क्या होता है? देखिए, वो स्टेट जिसमें मोस्टली जो सिटीजन होते हैं या नागरिक होते हैं और उनके जो शासक होते हैं उनमें आपस में एक कॉमन पहचान होना चाहिए, सामूहिक पहचान, कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन सहमति और कॉमन असहमति की भावना को नेशन राष्ट्र कहते हैं। जिसका एक कॉमन कल्चर हो, कॉमन हिस्ट्री हो, ठीक है, वही नेशन राष्ट्र कहलाता है। अब इस अध्याय का जो शुरुआत होता है वो होता है, एक चित्रकार था जिसका नाम था फ्रेडरिक सरी। उसने चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा की थी। ये फ्रांसीसी कलाकार सरी फ्रेडरिक था। इसने 4 चित्रों की एक सीरीज बनाई थी, एक श्रृंखला बनाई थी। और इसने जो 4 चित्र थे उसमें से इसका जो पहला चित्र था वो जनतांत्रिक और गणतंत्रों से मिलकर बने अपने सपनों का एक संसार था, कल्पना की थी इसने। तो जो 4 चित्र आप एनसीईआरटी की पुस्तक उठाइएगा उसमें देखिएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद नामक अध्याय। और ये मैंने पहले ही बताया था सिलेबस के बारे में कि हम लोगों को इस वर्ष 10th के क्लास में हिस्ट्री में मात्र 2 लेसन पढ़ने हैं, भारत में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद। तो देखो भाई, भारत में जो राष्ट्रवाद है उसको हम लोग अच्छी तरीके से कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यूरोप में राष्ट्रवाद को देखते हैं। पहले राष्ट्रवाद क्या होता है, नेशन स्टेट यानी राष्ट्र राज्य क्या होते हैं, इनके बारे में जाना। अब हम सीधे आते हैं लेसन के अंदर, चैप्टर के अंदर जाते हैं। तब हमें सबसे पहले फ्रेडरिक सरी के 4 चित्र मिलते हैं जिनके माध्यम से उसने कल्पना की थी कि जनतांत्रिक और गणतंत्रों में कैसे राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है। तो फ्रेडरिक सरी के चित्र नंबर 1, उस 4 चित्रों की एक श्रृंखला थी उसकी। चित्र नंबर 1 के पहले चित्र में हमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाई दे रहे हैं। गौर से देखिए, एनसीईआरटी की पुस्तक उठाइए, उसमें पहला चित्र देखिए, उसका अवलोकन करिए। तो उसमें आपको यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाई दे रहे हैं। ये सभी एज ग्रुप के और सभी सामाजिक वर्गों के, इसमें पुरुष और महिलाएं एक लंबी लाइन में फ्रीडम की प्रतिमा की वंदना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वतंत्रता की एक प्रतिमा बनाए हुए हैं, उसकी ये वंदना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चित्र नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। फ्रेडरिक सरी के जो 4 चित्र दिए गए प्रारंभ में ही पुस्तक में है। तो उसमें पहला चित्र क्या बता रहा है, ये 4 चित्रों की एक श्रृंखला है। ये फ्रांसीसी एक कलाकार था, 1848 में ये श्रृंखला इसने बनाई थी। तो पहले चित्र के में क्या दिखाई दे रहा है, यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाई दे रहे हैं। उसमें सभी उम्र के लोग हैं, सभी आयु वर्ग के हैं
सभी सामाजिक समूह के महिला और पुरुष दोनों ही हैं, और वो लंबी लाइन में खड़े हुए क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर 1 चित्र हो गया। दूसरे चित्र में एक महिला है, उसका चित्र दिखाया गया है, जिसके एक हाथ में जलती हुई एक मशाल है तथा दूसरे हाथ में मानवाधिकार का एक घोषणा पत्र है। चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2 दोबारा रिपीट करता हूँ, सुनिए। जो फेल्डिक्स सारियू ने 1848 में फ्रांसीसी कलाकार था, उसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी राष्ट्रवाद के संदर्भ में, यूरोप में जब राष्ट्रवाद विकसित हो रहा था। तो पहली जो चित्र की श्रृंखला थी उसकी, यानी कि चित्र नंबर 1 जो था, उसमें जो उसने दिखाया था यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए जा रहे थे, और उस सभी आयु वर्ग के लोग थे, सभी उम्र के, सभी आयु वर्ग के लोग थे, सभी सामाजिक समूह के लोग थे, नर और नारी अर्थात मैन एंड वुमेन दोनों ही लोग शामिल थे। और वो क्या कर रहे थे, एक स्वतंत्रता की प्रतिमा बना करके उसकी वंदना कर रहे थे। सेकंड नंबर जो है फेल्डिक्स सारियू का चित्र जो दूसरा है, उसमें एक वुमेन दिखाई दे रही है, एक महिला का चित्र दिखाया गया है, जिसके एक हाथ में एक जलती हुई मशाल है, जलती हुई मशाल है, और दूसरे हाथ में उसके मानव अधिकारों का घोषणा पत्र है। अब चलते हैं तीसरे चित्र को देखते हैं। तो प्रतिमा जो फ्रीडम की प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ फ्रीडम, प्रतिमा के सामने भूमि पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त भवनाशेष बिखरे हुए हैं, अर्थात जो वहाँ के राजतंत्र थे उनको जो नष्ट करने किया गया था, और उसके जो अवशेष बचे हुए थे वो बिखरे हुए पड़े दिखाई देते हैं। ये चित्र नंबर 3 दर्शाता है। किसके चित्र हैं? फेल्डिक्स सारियू के चित्र हैं। अगला चलते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। तो सारियू के जो कल्पनादर्श है यूटोपिया, उसमें दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बैठे हुए हैं, चित्र नंबर 4 में, जिनकी पहचान उनके राष्ट्र झंडों तथा राष्ट्रीय पोशाक से हो रही है। जैसे वी आर इंडियन, तो हमारी पहचान ट्राई कलर फ्लैग है, तिरंगा है हमारी वेशभूषा। सारियू का यूटोपिया यानी कल्पनादर्श जो है, अलग अलग दुनिया के राष्ट्रों के लोग हैं, समूह में बटे हुए हैं, लेकिन उनकी पहचान उनके झंडों और राष्ट्रीय पोशाक के साथ हो रही है। 5वां चित्र भी दे दिया गया है, उसमें ऊपर स्वर्ग से जो ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए हैं, देख रहे हैं आकाश से। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। समझ आ गया होगा। ये 5 चीज़ें हमने बताई, 5 चित्र है, चित्र तो 4 थे, 4 चित्रों की श्रृंखला है, लेकिन 5वां चित्र भी इसमें जोड़ दिया गया, अलग करके मैंने डिफाइन कर दिया। तो मैं समझता हूँ फेल्डिक्स सारियू की ये यूटोपिया या कल्पनादर्श समझ आया होगा। अब अगली घटना हम लेते हैं, चलते हैं रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। फ्रांस की क्रांति में राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति देखने को मिली, या ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रभुसत्ता राजतंत्र में हस्तांतरित कैसे हुई, इस संबंध में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा उठाए गए जो कदम थे उन पे हम चर्चा करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति से ही यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रारंभ होता है। देखिए, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया था।
जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा बनाया गया। फ्रांस में राष्ट्रवाद है, जिसने पूर्ववर्ती ध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाने लगा और उनका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गईं, शपथें ली गईं, शहीदों के गुणगान किए गए। ये सब राष्ट्र के नाम पर हो रहा था फ्रांस में। ठीक है, ये फ्रांस का राष्ट्रवाद है। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच राष्ट्र की भाषा साझा बनाई गई। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं, हमने फ्रांस के वो राष्ट्रवाद के बारे में आपको बताया कि यूरोप में राष्ट्रवाद है। जो सारी चीज़ें ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रारंभ हुई। फ्रांस में क्रांति के कारण ही हमने फ्रांसीसी 1789 में जो क्रांति हुई थी, अस्तित्व में आई थी, उसको हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। लेकिन यहाँ उसका यूरोप में राष्ट्रवाद में हमने संदर्भ जोड़ते हुए आपको बताया। अध्याय का प्रारंभ सर ह्यू फ्रेडरिक के 4 चित्रों के माध्यम से हमने बताया आपको, और फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय बताया, क्योंकि यूरोप में फ्रांस से ही राष्ट्रवाद आया था। देखो भाई, यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास में केवल एक चीज़ की भूमिका नहीं थी, इसमें भाषा की भी भूमिका थी। भाषा की क्या भूमिका थी? देखिए, राष्ट्रवादी भावनाओं के विकास में भाषाओं ने हर जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लैंग्वेज, जब रूस ने पोलैंड पर जैसे अधिकार कर लिया था, यूरोप में राष्ट्रवाद की बात हो रही है, तो पोलिश भाषा प्रतिबंधित कर दी थी उन लोगों ने, और उसके स्थान पर उन्होंने रूसी भाषा लागू कर दी थी। सन 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ था, जो अंततः कुचल दिया गया था, परंतु इसे पोलैंड के लोगों तथा विद्वान समुदाय पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ा था। पोलैंड में क्लर्जी के अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को हथियार बनाया था। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा प्रयुक्त होती थी। पोलिश भाषा रूसी भाषा प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रत्युत रूप में देखी जाने लगी। तो भाषा भी जो है, भाषा का भी एक रोल होता है, बहुत बड़ा एक रोल होता है किसी भी राष्ट्र के में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने के लिए। एक चीज़ और जनरली हम लोग इसमें समझ लें कि राष्ट्रवाद होता क्या है और वो कौन से कारण हैं जिनसे राष्ट्रवाद के विकास को बल मिलता है या शक्ति मिलती है। देखिए, राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता, नेशन एंड नेशनलिटी शब्द जो हैं वास्तव में लैटिन भाषा के शब्द हैं। नेशन का निर्माण नेट्स से बने, जिसका अर्थ है नस्ल होता है, और व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा, प्रेम तथा देश प्रेम ही राष्ट्रवाद कहलाता है। ये किसी देश के लोगों में राजनीतिक चेतना तथा एकता की भावना भी होती है। राष्ट्रवाद के उदय में सामूहिक नस्ल, भाषा, धर्म, सामूहिक इतिहास, ट्रेडिशंस, सामूहिक उद्देश्य, महत्वाकांक्षाएँ, सामूहिक आनंद और दुख और घटक, ये सब सहायक होते हैं। उदारवादी शब्द भी लातिन भाषा के लिबरलिज्म से बना है। लीवर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। लीवर का मतलब आज़ाद। मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के सामने सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। अब हम सवाल करते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार पैदा करने में संस्कृति ने क्या भूमिका, क्या रोल अदाया था, कल्चर ने। इसके बारे में भी एक दो बातें जान लेते हैं। देखिए, रोमानी दर्शन, लोकगीत, लोक काव्य तथा लोक नृत्यों द्वारा राष्ट्रवाद की भावना
पैदा करना लोग चाहते हैं और हो भी जाती है, संगीत और भाषा द्वारा भी होती है। यहाँ तक कि फ्रांस के नागरिकों ने साधारण नागरिकों की भावना विकसित करने के लिए भी कदम उठाए थे। तो ये आपको समझ आया होगा कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद है और भी बहुत सारी इसमें घटनाएं हैं जो हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।